नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा नियम और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्यग्रहण काल नियम 1981। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस दिया गया है उसमें अलग से मेंशन किया गया है कार्यग्रहण काल नियम 1981 और इससे 5 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन मतलब 5-6 क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। पिछले आप जब क्वेश्चन देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इस एक टॉपिक से आपको 5 से लेकर 4-5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब आज की जो क्लास है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, सारी चीजों को समझना है, साथ ही साथ चीजों को याद भी करते हुए चलना है। तो देखो स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कार्यग्रहण काल नियम होते क्या हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो हम पढ़ते हैं। तो देखो नाम क्या है इसका, इसका नाम है राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981। मतलब इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981। अब देखो इसके बारे में हम कुछ बात करें तो देखो ये जो कार्यग्रहण काल नियम है वो किसके स्थान पर लाए गए हैं। मतलब शुरू में जब राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान सेवा नियम की, तब ये नहीं थे, इसे बाद में लाया गया था। तो देखो हम बात करें अध्याय 12 की, जिसमें 127 से लेकर 140 तक के नियम थे। मतलब अभी इसको विलोपित कर दिया गया है। आपको याद होगा हम जब राजस्थान आरएसआर पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, नियम 11 पढ़ा था अवकाश, और उससे बाद में हमने सीधा पढ़ा था वैदेशिक सेवा नियम, सॉरी अध्याय 13 हमने पढ़ा था। पहले हमने अध्याय 11 पढ़ा अवकाश, फिर हमने पढ़ा था अध्याय 13 वैदेशिक सेवा, लेकिन हमने ये 12 नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। इसको विलोपित कर दिया गया है। इसके स्थान पर क्या लाया गया था, इसके स्थान पर लाया गया था ये राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपके कार्यग्रहण काल नियम है वो किसके स्थान पर लाया गया है, मतलब किसको विलोपित करके लाया गया है। तो आपकी जो अध्याय 12 है इसमें 127 से लेकर 140 तक के नियम थे, इसको विलोपित करके ये लाया गया। अब इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी, कुछ डेट है तो वो भी आपको याद रखना जरूरी हो जाती है इसमें। तो देखो इसकी बात करें हम तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी अधिसूचना कब जारी हुई। अधिसूचना, तो देखो अधिसूचना जारी हुई थी आपके 17 मार्च 1981, 1981 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और ये प्रभावी कब हुए, ये प्रभावी कब हुए, तो प्रभावी हुए थे ये 1 अप्रैल 1981 को। तो अब आपको कौन कौन सी डेट याद करनी है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। तो अधिसूचना कब जारी हुई, 17 मार्च 1981 को। फिर बात आती है कि ये प्रभावी कब हुए, तो ये प्रभावी हुए 1 अप्रैल 1981 की। फिर देखो हम बात करें कि ये जो नियम बनाया गया है कार्यग्रहण काल नियम, इसको बनाने की पावर कहां से मिलती है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिससे इसको पावर मिलती है, तो वो है आपके अनुच्छेद 309। कौन सा है, अनुच्छेद 309। अब हम बात करें कि जो कार्यग्रहण काल नियम है उसमें नियम कितने हैं। तो नियम की बात करें तो हमें कहां से कहां तक के नियम पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ने हैं आपके नियम 1 से लेकर 12 तक के। कितने नियम, 1 से लेकर 12 तक के इसमें नियम दिए गए हैं और ये नियम हमें आज की इस क्लास में कंप्लीट पढ़ने हैं। तो देखो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, हमने ये देख लिया कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 17 मार्च 1981 को। प्रभावी कब हुए, तो प्रभावी हुए 1 अप्रैल 1981 को। नियम कौन कौन से हैं, तो इसमें 1 से लेकर 12 तक के नियम हैं। अनुच्छेद कौन सा है, तो 309 है, उसके तहत इसको शक्ति मिलती है। तो यहाँ तक हमने ओवरव्यू देख लिया है। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है। फिर देखो आगे बात करें हम, आगे देखो ये क्वेश्चन है जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया था। देखो क्या लिखा गया है
कि अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, देखो हमने यहाँ पे देखा था अधिसूचना कब जारी हुई थी, 17 मार्च को। तो देखो 17 मार्च 1981 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981 का राजस्थान सेवा नियम का भाग बनाया गया। इन नियमों में प्रभाव होने की तारीख क्या है, ये प्रभावी होने की तारीख क्या है, ये प्रभावी कब हुए थे? तो देखो अभी अभी हमने देखा है कब प्रभावी हुए, तो ये प्रभावी हुए थे 1 अप्रैल 1981 को। तो ये दो डेट तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, एक तो 17 मार्च और एक आपके 1 अप्रैल। 17 मार्च 1981 और 1 अप्रैल 1981, क्योंकि इसमें देखो शुरू में हम बात करें तो इसमें क्या शुरू में यही पूछा जाता है कि प्रभावी कब हुए, अधिसूचना जारी कब हुई, शक्ति कहां से मिलती है, तो ये चीजें तो अपने को कंटेस्ट आनी ही चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे दिया हुआ है राजस्थान सेवा नियम कार्यग्रहण काल नियम, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 निम्न में से किस पर प्रभावी नहीं होते हैं? तो देखो इसमें जो नियम एक है उसमें क्या लिखा गया है कि जो जो कार्यग्रहण काल नियम है वो सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर ये लागू नहीं होते हैं। तो देखो इनके बारे में हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्क चार्ज कर्मचारी, तो इन पर देखो जो ये नियम है वो लागू नहीं होते हैं। तो कोई कर्मचारी ऐसा है जिसको क्या किया गया है, वर्क चार्ज दिया गया है, वो खुद उस पे पद पर नहीं है, उसको वर्क चार्ज उसका सौंपा गया है, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि आकस्मिक व्यय मद से भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी, मतलब कुछ ऐसे कर्मचारी है जिसको आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त हो रहा है, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे, कार्यग्रहण काल नियम है वो लागू नहीं होंगे। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि अनुबंध के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारियों एवं सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं होने वाले व्यक्ति, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई कर्मचारी ऐसा है जो पूर्णकालिक नहीं है, मतलब अल्प समय के लिए उसको लगाया गया है, तो उन पर भी जो ये नियम है वो लागू नहीं होंगे। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है 2012 में, जूनियर अकाउंटेंट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में आपकी जो नियम एक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इस नियम में ये तीन चीजों के बारे में ही बताया गया है कि ये तीन प्रकार के जो कर्मचारी हैं उन पर जो आपकी कार्यग्रहण काल नियम है वो लागू नहीं होगा। तो ये चीजें आपको याद हो गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम में परिभाषा का उल्लेख किस नियम में किया गया है? अब देखो परिभाषा की बात करें तो नियम जो 2 है उसमें परिभाषा का उल्लेख किया गया है। मतलब देखो हम बात करें कि सबसे पहले कि कार्यग्रहण काल नियम की, देखो मुझे चीज यहाँ पर आपको कुछ चीज बतानी थी, या हम देखो एक चीज बात करें, हमने बात करें कार्यग्रहण काल नियम की, तो आपने पहले ये सुना होगा, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि कार्यग्रहण काल नियम की, आप खुद से याद करने की कोशिश करो कि कहाँ हमने बात की थी कार्यग्रहण काल की, तो आपको याद होगा जब हम परिभाषा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, आरएसआर का अध्याय, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब हम पढ़ रहे थे अध्याय जब हम 2 की बात कर रहे थे, तब हमने अध्याय 2 में आपको याद होगा नियम 7(1) से लेकर हमने 7(40) तक पढ़े थे, और उसमें जो 7(14) है, कौन सा, 7(14), इसमें हमने पढ़ा था कार्यग्रहण काल। याद आया क्या आपको? हमने जब परिभाषा पढ़ रहे थे तब हमने 7(14) में परिभाषा पढ़ी थी, उसमें किसकी परिभाषा पढ़ी थी हमने? उसमें परिभाषा पढ़ी थी कि जो कार्यग्रहण काल है वो क्या होता है। देखो कार्यग्रहण काल की परिभाषाएं हैं वो किसमें दी गई है, नियम 2 में दी गई है। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, कार्यग्रहण की। तो देखो हमने ये पता लगा लिया कि पहले तो हम बात किसकी कर रहे थे कि परिभाषा वाले चैप्टर में ये भी पूछा गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कार्यग्रहण काल है उसकी परिभाषा राजस्थान सेवा नियम के कौन से अध्याय और कौन से नियम में है। तो अध्याय तो कौन सा, दूसरा, और हम बात करें कि नियम कौन सा, तो 7(14) में, अच्छे से याद कर लेना किसमें, तो 7(14) में, और अध्याय कौन सा है, तो अध्याय है दूसरा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसको भी ध्यान रखना। और यहाँ क्या बात की जा रही है कि जो आपके राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम है, देखो कंफ्यूज मत होना, वो बात की जा रही है आरएसआर नियम की, और यहाँ बात हो रही है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण जो नियम है उसमें परिभाषा कौन से चैप्टर में है, तो उसमें देखो परिभाषा है आपके नियम 2 में, वहां पे भी 2 था लेकिन वहां पे था अध्याय 2, यहाँ पे है नियम 2 में परिभाषा दी गई है। अब देखो इसमें टोटल 4 परिभाषाएं दी गई है, हम चारों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। नियम 1 हमने देख लिया, एक में नियम में क्या क्या दी गई है। एक नियम में ये बताया गया कि इन इन कर्मचारियों पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। फिर बात आती है नियम 2 की, नियम 2 में परिभाषा दी गई है, ये देखो नियम 2 में परिभाषा दी गई है। हम बात करें कौन कौन सी परिभाषा दी गई है, तो एक में बताया गया है कि कार्यग्रहण काल, मतलब इसकी परिभाषा दी गई है कि कार्यग्रहण काल क्या होता है। दूसरी इसमें परिभाषा दी गई है स्थानांतरण,
मतलब जब हम नियम पढ़ेंगे 1 से लेकर 12 तक, तो जब भी स्थानांतरण की बात होगी तो उसका मतलब क्या होगा? फिर इसमें दिया गया है कि सरकारी विभाग का मतलब क्या होगा? जब भी सरकारी विभाग की बात की जाएगी, और फिर बात आता है कि विभागाध्यक्ष क्या होता है? देखो एक-एक करके हम चारों परिभाषाओं की बात करें, ज़्यादा परिभाषा नहीं है, इसमें 4 ही परिभाषा दी गई है। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि कार्यग्रहण काल क्या होता है? तो देखो कार्यग्रहण काल को हम समझें, तो इसका मतलब होता है कि मान लो कोई कर्मचारी है, उसका क्या कर दिया गया है? ट्रांसफर कर दिया गया है। एक पद से मान लो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वो क्या करेगा? इस स्थान को छोड़ेगा और उस स्थान पर अपनी जॉइनिंग करेगा, तो उसके बीच में उसको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है? कार्यग्रहण काल। देखो एक एग्जाम्पल से समझो, हम ये माने कि आपका सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर हो गया है और आप अभी कार्यरत हो अजमेर में। अब आपका ट्रांसफर सीधा कर दिया जाता है मान लो उदयपुर। आपका ट्रांसफर क्या कर दिया गया है? उदयपुर कर दिया गया है। अब मान लो कि अजमेर में आप अभी काम कर रहे हो, आज आपके सामने आदेश आया कि आपको क्या करना है? उदयपुर जॉइन करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक दिन में यहाँ चले जाओ। अब आपको पूरी फैमिली को भी लेके जाना है, सारा आपको वहाँ पे रहने की सारी व्यवस्थाएँ करनी है। तो सरकार क्या कहती है कि आपको क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पर आपका जो कार्य ग्रहण करोगे, तो उसके बीच में आपको कुछ अवकाश दिए जाएँगे और उन्हीं को क्या बोला जाता है? उन्हीं को बोला जाता है कार्य ग्रहण काल। मतलब क्या होगा, आपको कुछ छुट्टियां दी जाएगी कि आप क्या कर सकते हो, 5 दिन के अंदर उदयपुर में जाकर इस पद पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ छुट्टियां दे दिए, मान लो 4 दिन की, 5 दिन की। और वो चीजें तय किससे होगी? तो वो होगी दूरी से। इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, और दूरी कौन सी? तो रेल मार्ग से। वो चीजें हम आगे कितनी कितनी दूरी पर कितनी छुट्टियां मिलेगी, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ समझना है कि कार्यग्रहण काल होता क्या है। तो कार्यग्रहण काल का मतलब क्या है कि एक जगह आप कहीं कार्यरत हो, वहां से आपका कहीं दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, तो वहां पर आपको जाने में, आपकी यात्रा में जितना समय लगेगा, वो समय छुट्टियों के रूप में दिया जाता है, अवकाश के रूप में कर्मचारी को दिया जाता है, और वो उसकी वो जो ड्यूटी में उसको काउंट किया जाता है, उसको सेवा में काउंट किया जाता है। तो वो जो टाइम है वो क्या कहलाता है? कार्यग्रहण काल कहलाता है। तो कोई चीज़ मान लो दूर, बहुत दूर ट्रांसफर हो जाता है, तब तो छुट्टियाँ चाहिए होती है ना। मान लो कि किसी को 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन में चला गया। 5-7 दिन की उसको छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, 10 दिन का उसको अवकाश मिलेगा, तो 10 दिन में आराम से वहाँ पे सेट हो सकता है, फैमिली को सबको ले जाएगा, कहाँ रहना है तो सारी व्यवस्था कर लेगा, उसके बाद में ज्वाइन कर लेगा। तो ये जो टाइम दिया जाता है 10 दिन का, 5 दिन का, इसी क्या कहा जाता है? कार्यग्रहण काल। फिर देखो आगे देखें, आगे कौन सी डेफिनेशन है? आगे है स्थानांतरण। अब देखो ट्रांसफर आपको अच्छे से पता है, अब देखो इसमें ये नहीं कि हम बिल्कुल जो रटी रटाई डेफिनेशन है वही याद करें। आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि वो चीज होती क्या है। ट्रांसफर क्या होता है कि यदि आप एक पद पर कार्यरत हो और यदि सरकार के हित में हो या सरकार को लगे, तो आप किसी दूसरे स्थान पर वही पद दे दिया जाए, कहीं आपको दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफर कहा जाता है। फिर हम बात करें सरकारी विभाग की, कि सरकारी विभाग का मतलब क्या है। तो देखो जिस भी राज्य की बात करें, राज्य सरकार का संबंधित जो प्रशासनिक विभाग होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सरकारी विभाग बोलेंगे। अब देखो डेफिनेशन देने का मतलब क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है सरकारी विभाग। ये कह रहा है कि हम जब भी नियम पढ़ेंगे और जब बात आएगी सरकारी विभाग की, तो उसका मतलब क्या होगा? तो उसका हम मतलब होगा कि जिस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस राज्य के प्रशासनिक विभाग की हम बात करेंगे। फिर बात आती है विभागाध्यक्ष कौन होता है। तो देखो विभागाध्यक्ष की जो आपके जीएफ एंड एआर है, उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। जो आपके जो अधिकारी होता है वो किसमें बताया गया है? ये बताया गया है आपके जीएफ एंड एआर में। तो ये सारी चारों डेफिनेशन दी गई है। चारों डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी कि कार्यग्रहण काल क्या होता है, स्थानांतरण आपको पता ही है। सरकारी विभाग मतलब राज्य सरकार का जो संबंधित विभाग है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सरकारी विभाग बोलेंगे। विभागाध्यक्ष कौन होता है? तो जो जीएनएन आपके सॉरी जीएनएन एफआईआर में जो चीजें बताई गई है, जिसमें जो विभाग बताया गया है, वही क्या होगा? विभागाध्यक्ष होगा। मतलब उसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार होगा। ये सारी चीजें लिखी गई है आपके नियम 2 में। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो यहाँ क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो लिखा है राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के नियम 2-3 में 2-3 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने या नए पदस्थापित स्टेशन तक यात्रा हेतु दिए जाने वाला समय क्या कहलाता है। तो देखो अभी अभी हमने ये चीजें देखी है, और ये क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा भी गया है। देखो आप डेफिनेशन देखो, चीजें आराम से समझ में आ गई। क्या बोल रहा है कि देखो कार्यभार ग्रहण करने और नए स्थापित पदस्थापित स्टेशन तक यात्रा करने हेतु दिया जाने वाला समय। तो देखो मैंने अभी बताया कि मान लो एक जगह से दूसरे स्थान आपको यात्रा करनी है, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा,
और उसी को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कार्यकरण काल। तो ये चीजें बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको एक बार जो डेफिनेशन है वो समझ लेनी है। कुछ चीजें देखो ऐसी होती है जो समझने से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आप मान लो नॉर्मल चीजें समझ लो, आपने कार्यभार ये कार्य ग्रहण काल समझ लिया, अब कैसी भी डिफिकल्ट डेफिनेशन आया, आपने यदि एक बार आपको पता लग गया कि कार्यकरण काल होता क्या है, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप चीजें इजीली कर पाओगे। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो लिखा हुआ है कि खालिस्तान अवधि तक किसी अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण हेतु कार्यकरण समय स्वीकार नहीं होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे समय है, अब देखो हम बात कर रहे हैं ये सारे, ये दी गई है आपके नियम 4 की हम बात कर रहे हैं, नियम 4 की, जिसमें लिखा हुआ है कार्य ग्रहण काल की देयता। मतलब इसमें क्या बताया गया है, जो कार्यग्रहण काल है वो किस प्रकार दिया जाएगा, वो किसमें बताया गया है, नियम 4 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नियम 4 में क्या दिया गया है, नियम किसका, तो हम बात करें कार्यग्रहण काल नियम 1981 में नियम 4 में क्या बताया गया है, तो इसमें उल्लेख किया गया है कि जो कार्यग्रहण काल है वो किस प्रकार दिया जाएगा। देखो इसमें क्या है कि जो कार्यग्रहण काल दिया जाएगा, हमने अभी अभी देखा है कि मान लो किसी का स्थानांतरण होता है तो उसको वहां पर जाने के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, कार्यग्रहण कहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि दिया कैसे जाएगा, तो देखो कोई कर्मचारी ऐसा है जो 180 दिन से कम समय के लिए, देखो यहाँ पे हम बात करें तो देखो 180 दिन की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण, मतलब उसका क्या हो रहा है, स्थायी स्थानांतरण नहीं हो रहा है, और कितने दिन के लिए, 180 दिन तक की अवधि के लिए हो रहा है, तब उसे किसी प्रकार का अवकाश है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, 180 दिन। साथ ही यदि कोई कर्मचारी कैसा है, वो कर्मचारी ऐसा वो क्या कर रहा है कि उसके लिए फिक्स नहीं है और उसने खुद ने चाहा है, मान लो कोई कर्मचारी है वो खुद चाहता है कि मेरा क्या हो, स्थानांतरण हो, सरकार नहीं चाहती है, मतलब सरकार अपने हित में नहीं कर रही है। पहली बात तो ये जो कार्यग्रहण काल नियम है वो कब दिया जाएगा, वो उसी समय दिया जाएगा जब क्या हो, ये जो उसका स्थानांतरण है वो सरकार के हित में हो, वो सार्वजनिक हित में हो, तभी दिया जाएगा। लेकिन मान लो कोई कर्मचारी है वो खुद चाहता है कि मेरा स्थानांतरण हो, उसमें सरकार का कोई हित नहीं है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, तब उसे किसी प्रकार का कार्यग्रहण काल नियम जो अवकाश है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 180 दिन तक ही दिया, मतलब 180 दिन है उससे कम कोई अस्थायी ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी प्रकार का जो कार्यग्रहण समय है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा भी गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के संदर्भ में नियम 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो देखो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नियम 4 है वो क्या कहता है, दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो देखो पहले तो हम बात करें नियम 4, तो अभी अभी हमने देखा है कार्यग्रहण काल की देयता के बारे में बात की जा रही है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 180 दिनों से कम अस्थायी स्थानांतरण के मामले में कोई कार्यग्रहण काल स्वीकार नहीं होगा। तो ये बिल्कुल कथन अभी भी हमने देखा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अगर कर्मचारी खुद स्थानांतरण का अनुरोध करे तो कार्यग्रहण नहीं दिया जाएगा। ये भी बात मैंने आपको बता दी है कि मान लो कर्मचारी क्या करे, खुद कहे कि मुझे क्या करना है, मेरा ट्रांसफर होना चाहिए, और वो अनुरोध करे, तो उसमें क्या होगा, उसको कार्यग्रहण नहीं दिया जाएगा। मतलब सरकार के हित में हो, सार्वजनिक हित में हो, तब उसका यदि ट्रांसफर किया जाता है तभी ये जो कार्यग्रहण काल है वो दिया जाएगा। तो ये भी कथन है वो बिल्कुल सत्य हो जाता है। हमसे पूछा है सत्य कथन, तो देखो 1 और 2 दोनों सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के नियम 4 के अंतर्गत कर्मचारी को पदभार ग्रहण समय की देयता है। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया है। देखो क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने हेतु, अवकाश पर परिवार के साथ भ्रमण करने हेतु, मतलब जो अवकाश दिया जाएगा वो किस लिए दिया जा रहा है, तो अवकाश अवकाश पर परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए, स्वयं की प्रार्थना पर, स्थानांतरण पर, या ये सभी। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सार्वजनिक हित में। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उसका ट्रांसफर है वो किसमें होना चाहिए, सार्वजनिक हित में होना चाहिए, तभी ये चीजें उपलब्ध होगी। सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने के लिए ये जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो दिया जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से इसको याद कर लेना है। फिर देखो आगे बात करें, आज देखो एक सरकारी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल कब प्रारंभ होता है। देखो इसके बारे में हम बात करें तो ऑप्शन देखो पहले लिखा हुआ है, पूर्व वाले पद से कार्यमुक्त होने के तुरंत बाद से, सोमवार से, माह की पहली तारीख से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें हम बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पूर्व वाले पद, मतलब जिस पद पे वो पहले था उस पद से कार्यमुक्त होने के तुरंत बाद,
मतलब आप मान लो जिस पद पर हो, आपको ट्रांसफर के लिए जिस टाइम आदेश आ जाता है, जिस टाइम आप क्या हो जाते हो, कार्य मुक्त हो जाते हो, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपका जो कार्यकालीन काल है वो प्रारंभ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया है, आपसे 2016 में। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पुराने एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या कम होने पर देय कार्यकालीन काल है। अब देखो इसके बारे में हम बात करें तो ये बातें की गई है आपके नियम 5 में। इसके बारे में बताया गया है कि जो कार्यकालीन काल है वो कितना दिया जाएगा, उसके बारे में देयता क्या होगी, ये सारी चीजें कहाँ बताई गई है, नियम 5 में। अब देखो नियम 5 की हम बात करें तो इसमें बताया गया है, हमने शुरू में बताया था कि जो कार्यकालीन काल है वो दिया जाएगा 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, किस हिसाब से दिया जाएगा। तो उसका देखो सबसे मुख्य आधार है दूरी। सबसे मुख्य आधार क्या है, दूरी कितनी है, मतलब जो पुराने वाला उसका जो पद है और जो नया उसको जहां पे ग्रहण करना है उसके बीच की दूरी कितनी है। देखो हम इसके बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं दूरी की। दूरी कौन सी, तो पुराने एवं नए जो मुख्यालय है उसके बीच की दूरी की मैं याद बात कर रहा हूं। फिर मैं बात करूं कि अवकाश कौन से, कार्य ग्रहण काल बोल लिख देता हूं मैं, कार्य ग्रहण काल। फिर देखो एक सेकंड रुकिएगा, और सड़क मार्ग 200 किलोमीटर प्लस। अब ये तीन चीजें हमें देखनी है। एक तो क्या कि दूरी कितनी है, किसके, पुराना और नए मुख्यालय के बीच की दूरी कितनी है, उस हिसाब से तय होगा आपके कार्यकालीन काल। और दूसरी बात कि एक कर्मचारी ने सड़क मार्ग से, अब देखो ये जो दूरी की बात की जा रही है, ये सारी दूरी कौन सी है, ये बात की जा रही है रेल मार्ग की दूरी। अच्छे से याद करना, किससे, रेल मार्ग की दूरी की बात की जा रही है। लेकिन देखो यदि कोई कर्मचारी ऐसा है कि वहां पर जाने से, जो नया मुख्यालय है वहां पर जाने पर उसे क्या करना हो, लगातार 200 किलोमीटर की दूरी है वो सड़क से तय करता है, तो उसे एक्स्ट्रा कुछ छुट्टियां मिलेगी। ध्यान से समझना। आप ये देखो यहाँ हम एग्जांपल से समझें, देखो अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। दूरी मान लो क्या हो, 1000 किलोमीटर या उससे कम हो। ध्यान से समझना, याद भी करना है, क्वेश्चन पक्का इससे पूछने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि मान लो तो पुराना मुख्यालय है और नया मुख्यालय है, उसके बीच की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर या उससे कम है। तब जो कार्यकालीन काल होगा वो कितना होगा, 10 दिन का होगा। मतलब 10 दिन तक वो क्या कर सकता है, ये ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ये जो 1000 किलोमीटर की दूरी है वहां तक पहुंचने में उसको क्या करना पड़ रहा है, जो 200 किलोमीटर है वो उसको सड़क से तय करने पड़ रहे हैं। मतलब ये जो दूरी बताई गई है, ये बताई गई है रेल की दूरी, रेल मार्ग की दूरी बताई गई है। अब कोई कर्मचारी ऐसा है जो क्या कर रहा है, लगातार, इसमें ये भी याद रखना है, इसमें लगातार की बात की जा रही है। यदि कोई कर्मचारी को नए मुख्यालय पर पहुंचने के लिए लगातार 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो सड़क मार्ग से तय करना हो, तब उसे क्या होगा, 2 दिन का एक्स्ट्रा अवकाश दिया जाएगा। मतलब अब कितना हो गया उसके, 12 दिन। मतलब क्या हुआ, 1000 किलोमीटर या उससे कम की दूरी है नए मुख्यालय और पुराने मुख्यालय के बीच में, तब उसको कार्यकालीन काल कितना दिया जाएगा, 10 दिन का दिया जाएगा। लेकिन यदि 200 किलोमीटर की दूरी उसे सड़क मार्ग से तय करनी पड़ रही है तो 2 दिन और बढ़ा दिए गए, कितने दिन हो गए, 12 दिन। फिर देखो आगे बात करें हम। अब देखो यदि 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी है, तब अवकाश कितने मिलेंगे, 12 दिन का अवकाश दिया जाएगा। कार्यकालीन काल कितना दिन का, 12 दिन का। और उसमें भी यदि 200 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय की जा रही है तब कितना हो जाता है, 3 दिन बढ़ा दिए जाते हैं, और अब कितने हो गए, 15 दिन। फिर बात आती है कि यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जिसका पुराना मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, से अधिक है, मैं प्लस लगा देता हूं, 2 से अधिक है, तो उसे 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। और सड़क मार्ग से वो 200 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो भी उसे कितने होंगे, 15 दिन होंगे। अब ये जो तीन चीजें हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक बार मेरे साथ याद करने की कोशिश करो, जब नए मुख्यालय और पुराने मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो कार्यकालीन काल कितना मिलेगा, 10 दिन का। सड़क मार्ग से यदि 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 2 दिन और बढ़ा दिए जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 दिन। 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की बात की जा रही है, तब 12 दिन की छुट्टियां मिलेगी और उसको और 3 दिन बढ़ा दिए जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन। और 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है पुराने और नए मुख्यालय के बीच में, तो 15 दिन का अवकाश। और यहाँ पर भी सड़क मार्ग से भी 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। तो यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, क्या लिखा हुआ है, पुराने एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या कम होने पर
देय कार्यग्रहण काल है तो वो कितने होंगे, आप खुद बता दोगे कि सर इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 10 दिन। अब देखो 10 दिन बताए, आपके दिमाग में सर ये 12 दिन क्यों नहीं बताए, तो ये अलग से मेंशन किया हुआ होगा, अलग कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें अलग से मेंशन होगा तब आपको ये 12 दिन करने हैं, वरना कितना यही आपको बताना है कि कार्यग्रहण काल कितना होगा, तो 10 दिन। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 600 किलोमीटर दूर अन्य मुख्यालय पर होने पर यात्रा काल अवधि को जोड़कर नियमानुसार देय कार्यग्रहण काल की अवधि होगी, और ये क्वेश्चन आपके 2011 में पूछा गया है। तो देखो अभी अभी हमने क्या देखा कि 1000 किलोमीटर या उससे कम में कितना देगा, 10 दिन का अवकाश दिया जाएगा, और 200 किलोमीटर की सड़क यात्रा पर कितना 12 दिन, और मतलब टोटल 12 दिन, 2 दिन बढ़ा दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, 10 दिन, क्योंकि 600 किलोमीटर है वो क्या है 1000 से कम है, तो 1000 हो या 1000 से कम हो 10 दिन का कार्यकरण काल दिया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होने पर देय कार्यग्रहण है। अब देखो 1000 से लेकर कितनी 2000 तक है, तो मैंने क्या बताया था छुट्टियां कितनी मिलेगी 12 दिन की, और सड़क मार्ग पे कितनी 15 हो गई। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ई। अब मुझे बताओ ये चीजें समझ में आ रही है क्या, आपको कुछ नहीं करना, वो तो टेबल मैंने बनाई थी वो याद कर लेना, उससे आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। फिर जब आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है जब स्थानांतरण पर सड़क मार्ग से निरंतर न्यूनतम 200 किलोमीटर की यात्रा। अब देखो ये आ गया 200 किलोमीटर वाला, अब देखो ये क्वेश्चन देखोगे इसमें अलग से मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूं कि आपको वो चीज समझ में आए, कंफ्यूज नहीं होगी 200 किलोमीटर वाला सर कैसे पता लगेगा। देखो अलग से मेंशन किया जाएगा जब स्थानांतरण पर सड़क मार्ग से निरंतर न्यूनतम 200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े और पुराने एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी कितनी हो 1000 किलोमीटर या कम हो, तो देय कार्यग्रहण काल होगा। तो ये बात किसका कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर से कम, तब हमें पता है भाई साहब 10 दिन तो दिए जाएंगे, और 200 किलोमीटर जब सड़क मार्ग दूरी तय की जाएगी तब कितने दिए जाएंगे 12 दिन दिए जाएंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा जाता है ऑप्शन नंबर ए 12 दिन। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात की जा रही है कि एक सरकारी कर्मचारी पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के बाद, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एपीओ, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर की बात की जा रही है। यदि कोई कर्मचारी किसमें है एपीओ किया गया है, एपीओ पर है के बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर नए पद को ग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण काल का उपयोग कर सकता है। तो ये भी दिया गया है आपके नियम, हम बात कर रहे हैं 5 की, ये सारी चीजें किसमें दी गई है, तो नियम 5 में दी गई है। यदि कोई कर्मचारी है वो क्या है एपीओ पर है और तब उसका क्या किया जाता है स्थानांतरण किया जाता है, तब उसे कितना कार्यग्रहण काल दिया जाएगा, तो उसे दिया जाएगा भाई साहब 4 दिन का। कितना 4 दिन का। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, ये देखो 2016 में भी पूछा गया है और आगे देखना ये वापस क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो एपीओ पर है तो कितना आपके 4 दिन का, एपीओ क्या बोलते हैं पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा पर यदि कोई कर्मचारी हो तो। देखो आगे लिखा हुआ है कि नियम 5(4) में इंकित सीमा से अधिक कार्यग्रहण काल समय की अधिकतम 30 दिन की सीमा तक वृद्धि द्वारा स्वीकृत की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नियम 5(4) है उसमें यदि कोई कर्मचारी है उसकी 30 दिन तक 30 दिन तक की जो वृद्धि है वो किसके द्वारा तय किया जाएगी। मान लो कोई कर्मचारी है, हमने अभी तक क्या पढ़ा 15 दिन की छुट्टी, मान लो कोई कारण हो जाए और उसको 30 दिन तक कोई अवकाश होना चाहिए, कार्यग्रहण काल देना हो, तो ये चीज कौन तय करेगा, तो ये करेगा विभागाध्यक्ष। कौन करेगा, विभागाध्यक्ष वो तय करेगा। और 30 दिन से अधिक की बात करें, 30 दिन से अधिक की बात करें तो जो प्रशासनिक विभाग है, कौन प्रशासनिक विभाग है वो ये चीजें तय करेगा। ध्यान से समझना चीजों को, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 में जूनियर अकाउंटेंट में ये पूछा गया था। अच्छे से समझो कि नियम 5(4) में क्या लिखा गया है कि इंकित सीमा से अधिक, मतलब अंकित कौन सा, अंकित तो हमने अभी भी पढ़ा था, जो आपके हम बात कर रहे थे 10 दिन 12 दिन 15 दिन, उस सीमा से अधिक कार्यग्रहण काल सेवा के अधिकतम 30 दिन की सीमा, मतलब यदि कोई कर्मचारी है वो अधिकतम 30 दिन तक की सीमा की वृद्धि कराना चाहता है तो ये चीज कौन करेगा, तो ये तो करेगा विभागाध्यक्ष। मतलब 30 दिन तक की, 30 दिन से ज्यादा नहीं, और 30 दिन से ज्यादा करवाना है तो वो कौन करेगा, तो वो करेगा प्रशासनिक विभाग। ये याद कर लेना अच्छे से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 30 दिन तक तो कौन, विभागाध्यक्ष। 30 दिन से अधिक की हम बात करें तो कौन, तो प्रशासनिक विभाग। ये चीज आपको समझ में आ गई हुई। यहाँ की बात करें 30 दिन तक की बात करें तो राइट ऑप्शन कौन आता है, ऑप्शन नंबर सी विभागाध्यक्ष। फिर देखो आगे बात करें, आगे दिया हुआ है कि जब एक सरकारी कर्मचारी को पद स्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो, तो ये बात सेम वही आ गई एपीओ वाली, इसमें बात किसकी की जा रही है, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर पर कोई कर्मचारी है उसकी बात की जा रही है।
को किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है, मतलब स्थान को किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका निवास स्थान बदल जाता है, तो ऐसे राज्य कर्मचारी को कितने दिन का कार्यग्रहण काल देय होगा, जिसमें यात्रा की अवधि भी शामिल होगी। तो हमने अभी भी देखा है, ये क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा गया था, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था। कौन सा? उसमें दी जाएगी 4 दिन का अवकाश, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है, इसे 2 बार पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था और 2016 में भी ये चीज पूछी गई थी। अब देखो इसमें थोड़ी इसकी जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, उसको चेंज कर दिया गया। 16 में अलग तरीके से पूछा गया और हम बात करें 12 में तो उसमें अलग तरीके से पूछा गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी बात की जाएगी एपीओ की, एवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर की, या हिंदी में जिसको बोला जाता है पदस्थापन के आदेश पर यदि कोई कर्मचारी है, तो उसको हमें पता है भाई 4 दिन का उसको कार्यकाल काल दिया जाएगा, तो कैसे ही पूछ लो हम तो बता देंगे। फिर देखो आगे बात करें, फिर देखो लिखा हुआ है यदि कर्मचारी द्वारा पुराने पद का कार्यभार किसी दिन मध्याह्न पूर्व में सौंप दिया गया हो तो कार्यग्रहण काल की गणना होगी। अब देखो एक चीज को ध्यान से समझो, एक तो बात करें हैं दोपहर पहले, एक हम बात करें दोपहर बाद में। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि कोई कर्मचारी ऐसा है इसका जो कार्यभार है वो दोपहर पहले उसे सौंप दिया जाता है, तो जो कार्यग्रहण काल है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि कोई कर्मचारी है जिसका जो कार्यभार है वो दोपहर बाद में उसको सौंपा गया है, तो अगले दिन से उसके कार्यभार जो कार्यग्रहण काल है वो शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ गई चीजें, वापिस समझो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि कोई कर्मचारी है उसका स्थानांतरण कर दिया गया है, उसका जो कार्यभार है वो यदि उसको दोपहर पहले मतलब सुबह सुबह ही उसको कार्यभार सौंप दिया हो, तब उसी दिन से उसका जो कार्यग्रहण काल नियम है, कार्यग्रहण जो काल है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसी दिन से उसका स्टार्ट हो गया। यदि कोई कर्मचारी है उसको क्या किया है, दोपहर बाद में उसको कार्यभार सौंपा गया है, तो उसका जो कार्य ग्रहण काल है वो कब से स्टार्ट होगा, उसके अगले दिन से स्टार्ट होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें करा है मध्याह्न पूर्व, मतलब सुबह सुबह दोपहर पहले सौंप दिया गया हो तो कार्यग्रहण काल की गणना होगी। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, लिखा उसी दिन से प्रारंभ होगी, अगले दिन से प्रारंभ होगी, उसी दिन मध्याह्न पश्चात पश्चात से पश्चात होगी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन से क्यों प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये दोपहर पहले उसका किया गया है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है यदि कर्मचारी द्वारा पुराने पद का कार्यभार उसी दिन मध्याह्न पश्चात, अब ये बात कर रहे हैं दोपहर बाद की, यदि उसको जो कार्यभार है उसका दोपहर के बाद में उसको सौंपा जाता है, तो कार्यग्रहण काल की गणना किस हिसाब से होगी, तो वो होगी उसके अगले दिन के हिसाब से। तो देखो अगले दिन वाला कौन सा ऑप्शन है, अगले दिन से प्रारंभ होगी, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के नियम 6(1) में प्रावधान है कि, ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था। लिखा हुआ है कार्यग्रहण काल के दौरान अतिरिक्त भत्ते की देयता देय कार्यग्रहण काल के अनुपयोजित अवधि को कर्मचारी से उपार्जित अवकाश में जोड़ना, कार्यग्रहण काल का लैप्स होना या इसमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों जाता है इसको ध्यान से समझना, कि मानो कि आप अजमेर में हो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर, आपका ट्रांसफर हो गया है मान लो जोधपुर, और हम मान लेते हैं कि आपको 5 दिन का कार्यग्रहण काल अवकाश दिया गया है। कितना? 5 दिन का मतलब आपको दिया गया है। अब आपने क्या किया कि आपको 5 दिन की छुट्टियां दी गई है, लेकिन आप 2 दिन के अंदर ही वहां पहुंच गए। आपको 5 दिन की छुट्टियां दी गई थी, आप 2 दिन के अंदर वहां पहुंच गए और वहां आपने ज्वाइनिंग ले ली है। अब आपको कितने दिन बच गए, 3 दिन बच गए। तो ये जो 3 दिन है बचे हुए जिसका आपने उपयोग नहीं किया है, ये किस में शामिल कर दिए जाएंगे, ये आपके पीएल में शामिल कर दिए जाएंगे, या जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में उपार्जित अवकाश है, उनमें शामिल कर दिए जाएंगे। तो ये बात ही पूछा जा रहा है कि जो नियम 6(1) के प्रावधानों में, तो देखो नियम जो 6(1) है, 6(1) उसमें ये बताया गया है कि देय कार्यग्रहण काल की अनुपयोजित, मतलब जिसका उपयोग नहीं किया गया है, उसकी अवधि को क्या किया जाएगा, कर्मचारी का जो उपार्जित अवकाश है उसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब जितने आपने अवकाश को काम में नहीं लिया है वो किसमें जोड़ दिए जाएंगे, आपके पीएल में जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि जो 15 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तो पूरे 15 दिन हो वो किसमें जोड़ दिए हो, इसमें उपार्जित अवकाश में जोड़ दिए हो गए हो, तो इसकी सीमा कितनी है, ओनली 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा आप नहीं जोड़ सकते हो। ये भी चीज किसमें की कही गई है, ये भी आपकी जो नियम 6(1) है उसमें बताई गई है। फिर देखो आगे बात करें, आगे कहा जब पूर्ण कार्यग्रहण दिवस का लाभ लिए बिना राज्य कर्मचारी नए पद का कार्यभार ग्रहण करें तो शेष कार्य ग्रहण दिवस, अब देखो ये सेम वही बात की जा रही है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और ये देखो 16 में पूछा गया था। तो देखो लगभग
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार बार पूछे गए हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। इसमें भी सेम बात पूछी जा रही है, लेकिन देखो फ्रेमिंग है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब पूर्ण कार्यकारण दिवस का लाभ लिए बिना कोई राज्य कर्मचारी नए पद का कार्यभार ग्रहण करे तो शेष कार्यकारण दिवस का क्या होगा, लैप्स हो जाएंगे, उपार्जित अवकाश के खाते में जोड़ दिए जाएंगे, का नगद भुगतान किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो उपार्जित अवकाश है, जो पीएल है, प्रिविलेज लीव है, उसमें इसको शामिल कर दिया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक आपदा, हड़ताल आदि जैसे अपरिहार्य कारणों से परिवहन के साधन अनुपलब्ध हो जाने के कारण कार्य ग्रहण में लगे अतिरिक्त समय के लिए, अब ये बोला कि मान लो कोई हड़ताल हो गई, कोई मान लो कोई अप्रिय घटना, मतलब कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे क्या हो, उसको साधन नहीं मिल रहे हैं यातायात के, तब क्या होगा। देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्यग्रहण काल नियम 5 के तहत कार्यग्रहण काल के प्रशासनिक विभाग द्वारा वृद्धि की जाएगी। ये देखो हमने पढ़ भी लिया था इसके द्वारा, तो प्रशासनिक जो विभाग है क्या करेगा, उसमें वृद्धि भी कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो टाइम दिया गया है उसमें ही आपको करना है। मान लो कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, कोई मान लो हड़ताल हो गई, दंगे हो गए, मान लो उसको नहीं मिल रहा है यातायात का साधन, तब क्या कर दिया जाएगा, उसको जो प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा उसकी वृद्धि भी की जा सकती है। फिर जब आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कार्यग्रहण काल के दौरान राज्य कर्मचारी को निम्न में से खालिस्तान, निम्न में से का देय होगा, मतलब किसका देय होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो मकान किराया भत्ता इसका देय होगा, वेतन भी उसको मिलेगा, महंगाई भत्ता भी मिलेगा, लेकिन वाहन भत्ता है उसको उपलब्ध नहीं होगा, वाहन भत्ता है वो नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया था। मतलब क्या क्या याद रखना है, यदि कोई कर्मचारी को क्या किया जा रहा है, उसको कार्यग्रहण काल पर वो है तो उसे क्या मिलेगा, सेवा में माना जाएगा उसको, पहली बात तो सेवा में माना जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, वेतन प्राप्त होगा, साथ ही उसको जो मकान किराया भत्ता है वो भी दिया जाएगा, महंगाई भत्ता है वो भी उपलब्ध होगा, लेकिन उसको जो वाहन भत्ता है वो उपलब्ध नहीं होगा। फिर देखो आगे बात करें, राइट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के मामलों में राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक विभाग है, मतलब इसका जो प्रशासनिक विभाग है कौन सा है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा है कोष एवं लेखा विभाग, बीमा विभाग, वित्त विभाग या कोषाधिकारी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपकी वित्त विभाग। मतलब जो आपकी जो नियम है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, ये सारे वित्त विभाग के अंडर है। मतलब इसमें यदि कोई किसी प्रकार की मान लो कोई कमी है या कोई ऐसी चीज है जिसमें विरोधाभास हो रहा है, तो उस सबका विरोधाभास है, उसका जो निस्तारण है वो कौन करेगा, वो करेगा वित्त विभाग। कौन करेगा, वित्त विभाग करेगा। मतलब जो अंतिम फैसला है वो कौन करेगा, वित्त विभाग करेगा। फिर जब आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण किसी अन्य सरकार या संस्था में हो एवं उस संस्था के अपने पृथक कार्यग्रहण काल नियम हो तो उस सरकार या संस्था के अधीन कार्यग्रहण करने एवं लौटने की यात्रा का समय क्या होगा। वापस ध्यान से समझो क्या बोल रहा है कि यदि क्या कर दिया गया है, उसका स्थानांतरण किसी अन्य संस्था या सरकार में हो गया हो और उस संस्था में जो कार्यग्रहण काल के जो नियम है वो अलग प्रकार के हैं, वो भिन्न नियम है, तो सरकार संस्था के अधीन कार्यग्रहण एवं उसके लौटने की यात्रा का समय किस हिसाब से तय होगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, उस सरकार संस्था के नियमों के विनियमित होगा, राजस्थान सरकार के नियमों से विनियमित होगा, या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जिसमें वो जा रहा है, जिस संस्था या सरकार में वो कार्य कर रहा है उसमें कार्यग्रहण काल के नियम क्या है, उस हिसाब से वो सारी चीजें उस पर लागू होने वाली है। तो देखो यहाँ तक आपकी जो आज की क्लास है, जो कार्यग्रहण काल नियम है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, वो कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। इससे बाहर कुछ भी चीजें जाने की संभावना बहुत कम रह जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने आरएसआर है वो लगभग कंप्लीट पढ़ लिया है। एक जो आपके अध्याय 16 है उसकी कुछ चीजें बाकी है, मतलब जो आपके अध्याय 16 है उसमें 4 नियम है, तो 4 नियम हम जब भी टाइम मिलेगा वो हम देख लेंगे। अभी तक हमने जो आपके आरएसआर है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। सारे जो अध्याय है उसमें हमने जितने भी जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। तो आपको ये बताना है आज की वीडियो में, देखो लास्ट क्या था, कार्यग्रहण काल नियम था, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि आपको जब मेरी पहली इसकी क्लास अपलोड हुई थी तब बहुत सारे कमेंट थे कि सर इसको रेगुलर करवाओगे क्या, लास्ट तक करवाओगे क्या। तब मैंने आपको बोला था कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं सारा आपको कंप्लीट करवाऊंगा और सारी चीजें
एमसीक्यू के माध्यम से की जाएगी। तो मैंने आपका वादा निभा दिया है, मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा ली हैं। अब आपको ये बताना है, आप सभी ऐसा कौन-कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से जो पहली क्लास है, उससे लेकर आज तक की कंप्लीट क्लास देखी है? उनको कैसा एक्सपीरियंस है? उनको कैसा लगा? उनको सारी चीज़ें समझ में आई क्या? उनके क्या डाउट है? मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो या कुछ डाउट हो, तो वो भी उसमें पूछ सकता है। मतलब आपको सभी को, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको क्या आगे कौन-कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए या चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है और क्या-क्या चीज़ें में सुधार किया जा सकता है। सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें चीज़ें बतानी है। यदि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।